Hi guys, I welcome you back to this new lecture of carbon classes and आज हम लोग solutions का नया चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब चैप्टर तो पुराना ही है, तुम लोगों को एक नई तरीके से दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते थे, we people used to read from the notes of other people। ठीक है, अगर हम नोट्स बना के देते थे, डायरेक्ट एनसीईआरटी से कभी किसी ने पढ़ाने का नहीं सोचा। तो वी एट कार्बन क्लासेस हेयर हमने क्या सोचा कि why should we not make you study directly from NCERT, क्योंकि केमिस्ट्री की NCERT पढ़ने में सबको आफत आती है, सबको रोना आता है। तो हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तुम्हारे साथ कि तुम्हें कैसे हम लोग NCERT से पढ़ाएं, क्योंकि सारे पेपर नीट का सारा पेपर NCERT से आता है और यही NCERT हम लोग मिस आउट कर देते हैं पढ़ने से। एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन दिस NCERT। तो चलो यार शुरू करते हैं, टाइम नहीं लूंगा तुम्हारा। ठीक है, एक अपनी NCERT सब खोल के बैठना है ना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, शेयर तो तुम लोग करोगे नहीं, तुम लोगों का तो वैसा ही है कि यार हम लोग पढ़ लें, बाकियों को क्यों ही पढ़ने दें, है ना, है ना, यही सोच के तुम लोग पढ़ते हो ना। चलो कोई नहीं, तो सबसे पहले शुरू करते हैं सोल्यूशन। तो एक सोल्यूशन होता क्या है सर, व्हाट इज अ सोल्यूशन? टाइप्स ऑफ सोल्यूशन देखने से पहले सोल्यूशन होता क्या है? तो सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है सर? होमोजेनस मिक्सचर। किसका? दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का। अपनी एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन करते रहना, सर ने अंडरलाइन कर रखी है, अपनी एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन करना। और एक सोल्यूशन में जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एक सोल्यूशन में जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। सर क्या कह रहे हो? सर सॉल्वेंट, है ना। तो जो चीज सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या डिटरमाइन करता है सर? सॉल्वेंट सॉल्यूशन का फिजिकल नेचर डिटरमाइन करता है। फिजिकल नेचर इन द सेंस कि सॉल्यूशन कैसा होगा, गैसियस होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा। वो चीज क्या डिटरमाइन कर रही है? वो चीज डिटरमाइन कर रही है आपका सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है सर? सॉल्वेंट वो चीज है जो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में। ठीक है, वो क्या डिटरमाइन करती है? फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करती है। जो अदर कंपोनेंट है सर, अदर कंपोनेंट है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सर सोल्यूट। ठीक है, एक हो, दो हो, तीन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अदर कंपोनेंट है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं सोल्यूट। ठीक है, सो इन दिस यूनिट वी वुड कंसिडर ओनली बाइनरी सोल्यूशन, है ना। बाइनरी सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सोल्यूशन मतलब जिसके दो कंपोनेंट हो। ठीक, अब बाइनरी सॉल्यूशंस के एग्जांपल देखो। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने कहा था गैसियस, लिक्विड, सॉलिड। अब गैसियस कैसे सर? उसमें सॉल्वेंट देखो सब में गैस है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या है सर? सब में गैस है। so that is your gaseous solution, liquid solution, solid solution. अब a gas in a gas is a mixture of oxygen and nitrogen gas, मतलब O2 plus N2। अब जैसे एयर होती है, तो एयर में मैक्सिमम चीज क्या है? N2। N2 है ना, उसमें ऑक्सीजन, तो कैसा सोल्यूशन हुआ? गैसियस सोल्यूशन। फिर लिक्विड इन गैस, लिक्विड इज गैस इज क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस, सिंपल एग्जांपल है सर। सॉलिड इन गैस इज कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, है ना। अब लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन मतलब कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? लिक्विड। ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या रहेगी? लिक्विड। अरे दिल जैसा बन गया, इसको हटाओ। सो कंसिस्टेंसी क्या रहेगी सर? कंसिस्टेंसी रहेगी लिक्विड। अब देखो, अब गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन कैसा है? ऑक्सीजन इन वाटर। तो वाटर क्या है, मतलब कंसिस्टेंसी क्या है? लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है। फिर लिक्विड इन लिक्विड, सर लिक्विड इन लिक्विड मतलब एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, है ना। ये तो तुम लोग मिलाते ही होगे, है ना, एथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, लेगी ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर, मतलब ग्लूकॉन डी। ग्लूकॉन डी तो बनाया होगा, ग्लूकॉन डी। दैट इज द सेम थिंग हेयर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब गैस इन अ सॉलिड इज सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पैलेडियम, है ना। सरफेस एड्सॉर्प्शन होती है, एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन नहीं बोलना, एड्सॉर्प्शन। किसमें सर? हाइड्रोजन इन पैलेडियम। नाउ लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इज सॉलिड इज अमेलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम, ये भी पता होगा। ठीक है, अमेलगम होता है किसका? मर्क्यूरी का। ठीक है, लिक्विड होता है और उसको सोडियम में मिलाया हम लोगों ने। फिर क्या है? सॉलिड इन सॉलिड इज कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड।
सिंपल। नाउ अब हम आगे चल रहे हैं, ये तो अपना बेसिक बात हो गई ना, बच्चा लोग, बेसिक बात हो गई किसकी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस हाउ दीज सॉल्यूशंस और हाउ दीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वी कुड एक्सप्रेस। ठीक है, तो पहली चीज किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, पहली चीज हम मास परसेंटेज के बारे में बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज मास परसेंटेज? मास परसेंटेज इज मास ऑफ अ कंपोनेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये मास परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट का क्या है, वो कंपोनेंट का मास बता रहा है उस सॉल्यूशन के अंदर कि वो कंपोनेंट कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, सो मास परसेंटेज इज मास ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन 100 ml या टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, परसेंटेज के लिए लगाया है। ठीक है, परसेंटेज के लिए लगाया है, तो दैट इज योर मास परसेंटेज। नाउ वी टॉक अबाउट गाइज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज भी सेम है, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मास परसेंटेज भी समझ आ गया, वॉल्यूम परसेंटेज भी तुम लोगों को समझ आ गया। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में कि कितना वॉल्यूम की 10% एथेनॉल तुमने 10% एथेनॉल का सोल्यूशन तुमने पानी में मिलाया। अब ये ऐसी चीजें तुम्हें दी जाती है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि तुमने 10 ml ऑफ एथेनॉल को टोटल 100 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में मिलाया। मतलब अगर तुम्हारे पास 100 ml का सोल्यूशन है तो उसमें सर उसमें 10%, अगर बोला जाए 100 ml क्या सोल्यूशन है और तुमने 10% का एथेनॉल सोल्यूशन बनाया है, क्या बनाया, 10% का एथेनॉल सोल्यूशन, तो उसमें 10 ml एथेनॉल रहेगा, 10 ml एथेनॉल रहेगा और 90 ml पानी। ठीक है, 10% एथेनॉल रहेगा, 90 ml पानी, जिससे कहते हैं 100 ml का क्या बन गया, 100 ml का सोल्यूशन बन गया। समझ आया, तो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, कार में एंटी फ्रीज, एंटी फ्रीज के लिए दे रखा था, मतलब एंटी फ्रीज का एग्जाम्पल दे रखा है। अब ये एंटी फ्रीज क्या होता है सर, जब हम गाड़ियों को ना ठंडी जगहों पे पार्क करते तो हमारा पेट्रोल या डीजल जो भी है जमने लगता है, तो वहां पर इथाइलिन ग्लाइकोल का एंटी फ्रीज का सोल्यूशन ऐड करना पड़ता है, जो गाड़ी बर्र कैसे करेगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं है कि मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल सा फॉर्मूला, यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा नहीं है लेकिन यहाँ तुम लिख लो, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और पूरे को इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, दैट इज योर मास बाय वॉल्यूम, दैट इज योर मास बाय वॉल्यूम। सो नेक्स्ट ये हो गया, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन की। ठीक है, अब पार्ट्स पर मिलियन क्यों आया, पार्ट्स पर मिलियन का टॉपिक क्यों आया, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन वाज इंपॉर्टेंट व्हेन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जब भी ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। जैसे कि सर एक बड़े से बीकर में आपने खाली बड़े से बीकर में 10 लीटर पानी तो डाल दिया, 10 लीटर पानी, और इसमें 10 क्रिस्टल शुगर के मिलाए, क्या मिलाए हैं, खाली 10 क्रिस्टल शुगर के। तो 10 क्रिस्टल शुगर के मिलाओगे तो क्या तुम कॉन्सेंट्रेशन बता पाओगे, नहीं सर, है ना, क्या तुम कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन कर पाओगे, नहीं सर। तो उस कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम पूरी चीज को मिलियंस में डिफाइन करते हैं। ठीक है, मिलियंस में कैसे डिफाइन करेंगे, मिलियंस में ऐसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। किससे मल्टीप्लाई कर दिया सर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 10 की पावर 6 से। ठीक है, 10 की पावर 6 से, और ये हमें क्या मिल गया, ये हमें पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन देखो इज नथिंग बट
moles of a solute present in total mole of the solution. ठीक है, अब moles of the solute से क्या है कि जिस भी component का mole fraction निकाल रहे हो उसके moles divided by total number of moles of all the component. ठीक है, इसको काई से डिनोट करते हैं. काई ऐसा सा होता है ना, x टाइप का, थोड़ा इटैलिक्स वाला x. तो दैट इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट. नाउ अगर सॉल्यूशन बाइनरी है, ये देखो, तो उसमें मतलब दो ही कंपोनेंट रहेंगे. तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करूं तो मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ टोटल. तो मोल्स टोटल कितना है सर, Na प्लस Nb. अगर सॉल्यूशन बाइनरी नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स से उसको डिवाइड कर दो. गाइस समझ आ रहा है, सिंपल था ये सब. अब बात करते हैं सर मोलैरिटी की, है ना. एग्जाम्पल नहीं करा रहा, कुछ नहीं करा रहा बीच में, ये सब खुद कर लेना. सर को मत बोलना कि सर आपने कराया नहीं, ये सब खुद कर लो. चलो रंग बदलो. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सर मोलैरिटी की. अब मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर. समझ रहे हो, इन लीटर ऑफ सोल्यूशन. ठीक, अब मोलैरिटी इंपॉर्टेंट है सर. मोलैरिटी इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किसी भी चीज की मोलैरिटी में एक्सप्रेस होती है. वी एक्सप्रेस ऑल द कंसेंट्रेशन टर्म्स इन मोलैरिटी. गॉट इट. ठीक है, चलो मोलैरिटी हो गया. एग्जाम्पल ही देख लो. Calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH and 450 ml of solution. ठीक है, तो मोलैरिटी क्या है सर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो मैंने 5 ग्राम को NaOH की वो कितनी है, NaOH का मोलर मास कितना है सर, 40. ठीक है, और ये तो हो गया मोल्स. मोलैरिटी निकालने के लिए मैंने मोल्स निकाल दिए. देन इट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. 450 ml दे रखा है, 450 को मैंने किससे डिवाइड कर दिया सर, 1000 से. तो टोटल कितना आया, 5 इंटू 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 450. ठीक है, काट पीट के जितना भी आएगा, 5 1 जा 5 9 जा 45. ठीक है, दैट इज 10 अपॉन 9 4 जा 36. ठीक है, तो क्या आएगा आपका सॉल्व करके 0.27 के करीब आएगा. ठीक है, जो कि हमारा आंसर भी है. ठीक, सिंपल था. मोलैरिटी भी देख ली हम लोगों ने. अब बात करते हैं मोलैरिटी की छोटे भाई की. मोलैरिटी का छोटा भाई मोलैलिटी, जिसको हम छोटे m से रिप्रेजेंट करते हैं. अब वहां पर पूरा फॉर्मूला सेम है, फर्क किस में है. मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट. पर किलोग्राम, वहां पर लीटर था, यहाँ पर किलोग्राम है. ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लाइन में ही नहीं मारा. ठीक, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि मैं यहाँ क्लास में रेड कलर से लाइन मारने चाह रहा था. ठीक है, ये देखो, मास परसेंट, पार्ट्स पर मोल, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी आर इंडिपेंडेंट. मोलैरिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, वेयर एज मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे कई बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है. ऊपर वाले पार्ट से आता है नो डाउट कि मोलैरिटी क्या है सर, मोलैरिटी का सॉल्यूशन में क्या वो है, ये सब है, वो आप बता दो. लेकिन इस पार्ट से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. तो इसको ना लाल पेन से लेके ना मत्थे पे लिख लेना. अब इसको याद करने का तरीका बता दो. तो बच्चों, जिस भी इक्वेशन में कहीं भी वॉल्यूम आ जाए, कहीं भी वॉल्यूम लिखी हुई हो, वो चीज टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. और जिसमें वॉल्यूम नहीं लिखी हो वो चीज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है. क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. गॉट इट, ये चीज समझ लो. ठीक है, और नीचे उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिख दिया, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मास डज नॉट. ओके, चलो ये हमने
कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी देख ली। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी मतलब तुमने एक गिलास पानी का लिया, उसमें सोल्यूट डाला, जैसे सोडियम क्लोराइड पानी में मिल गया, तो दैट इज सोडियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, लेकिन सॉल्युबिलिटी क्या है? तो सॉल्युबिलिटी इज maximum amount of solute that can be dissolved in specific amount of solvent, है ना? maximum amount of solute that can be dissolved by specific amount of solvent। ठीक, कि ये लगा लो कि बाय एग्जाम्पल 100 ml पानी में 50 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। ठीक, अब सॉल्युबिलिटी किस किस पे डिपेंड करती है सर? नेचर ऑफ द सोल्यूट पे एंड सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन सब टर्म्स को आगे देखेंगे कि कैसे डिपेंड करती है। बेसिकली हमने देख लिया नेचर ऑफ द सोल्यूट और सॉल्वेंट और टेम्परेचर पे। अब आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, कलर थोड़ा बदल लेते हैं। ठीक है, सो अब हमें पता है कि हर सॉलिड हर लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता, है ना? तो कौन किस में डिसॉल्व होता है सर? कौन किस में डिसॉल्व होता है? तो a solute dissolves in a solvent if intermolecular interactions are similar, that is like dissolve like। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो कि जैसे हमने देखा है सोडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि पानी के साथ वो बॉन्डिंग शो करता है। लेकिन वहीं अगर हमने कोई भी ऑर्गेनिक चीज ले ली, जैसे नैप्थलीन, ठीक है, नैप्थलीन, तो नैप्थलीन क्या डिसॉल्व होगा वाटर में? नहीं। नैप्थलीन क्या डिसॉल्व होता है वाटर में? सर नहीं होता। क्यों होता है? क्योंकि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के साथ इंटरेक्शन शो करते ही नहीं। ठीक है, नैप्थलीन किस में डिसॉल्व होगा सर? बेंजीन में, है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तो हम क्या कह रहे हैं सर? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। और वो भी सर सच्ची बात है ना, कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ ही बैठ पाते हैं, और जिससे हमारी क्लास में दुश्मनी है उससे दूर ही बैठेंगे। तो लाइक के साथ लाइक ही जाता है, समझ रहे हो? ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी में क्या बात कर रखी है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, अब व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? A saturated solution is such that no more solute, क्या? No more solute can be added, no more solute can be added at a given temperature and pressure। तो जब सॉल्यूशन सैचुरेट हो जाए, मतलब किसी भी एक टेम्परेचर प्रेशर पर हम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ना ऐड कर पाए, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है सर? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का ये मतलब है व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट सेम टेम्परेचर और प्रेशर, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। गॉट इट? सिंपल था। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर तो हमने देख लिया कि लाइक डिसॉल्व लाइक करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। क्या? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो, टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, जिसमें जब मैं एक सोल्यूशन को मैंने सैचुरेट कर दिया, ऐसे सोचो, एक सोल्यूशन को मैंने सैचुरेट कर दिया, क्या है मेरे पास? सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब मैंने क्या किया? मैंने उसमें हॉर सॉल्वेंट डालने की कोशिश की, हॉर सोल्यूट डालने की कोशिश की, लेकिन हॉट सोल्यूट मिक्स नहीं हुआ। अब मैंने क्या किया? मैंने उसको टेम्परेचर दिया, मतलब आई इंक्रीज्ड द टेम्परेचर। ठीक है, तो उससे सॉल्युबिलिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसके लिए हमें क्या जानने की जरूरत है?
जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है सर वो कैसा है? सर जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो कैसा है? अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा है? डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है, यानी कि जब हम सोल्यूट को मिलाते हैं, जब हम सोल्यूट को मिलाते हैं तो वो क्या करता है? वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है। और अगर जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी ऑन इंक्रीज ऑफ प्रेशर। मतलब कि क्या बात करी उसने? मतलब कि ये बात करी कि अगर आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है ना, अब उसमें जब हम कोई सल्यूट मिलाते हैं तो सल्यूट एक तो या तो सोल्यूशन से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सोल्यूशन एनर्जी से या तो एब्जॉर्ब कर रहा है या रिलीज कर रहा है। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो एब्जॉर्ब कर रहा है तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, सर इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर वुड अलाउ more dissolution more dissolution of solute, है ना। और अब अगर वो सोल्यूट मिलने के बाद, डिसोल्यूशन के बाद हीट रिलीज कर रहा है तो क्या इंक्रीज इन टेम्परेचर, एक मिनट लाइन बना देता हूं, इंक्रीज इन टेम्परेचर वुड रिड्यूस सॉल्युबिलिटी, वुड रिड्यूस सॉल्युबिलिटी। कैसे? सर दिस ऑल थिंग हैपेंस अकॉर्डिंग टू दी ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर के प्रिंसिपल से ये सारी चीजें गवर्न रहती हैं। कहता क्या है ली चैटलियर का प्रिंसिपल? कि व्हेन, ली चैटलियर का प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी तुम सॉल्यूशन में कोई चेंजेस करोगे, व्हेन यू मेक चेंजेस इन अ सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन tries to regain its original state। ठीक है, solution tries to regain its original state। ठीक है, सोल्यूशन अपनी ओरिजिनल स्टेट लेना चाहेगा। अब तुमने क्या किया? या तुमने सोल्यूट डाला, या तुमने सोल्यूट डाला, अब सोल्यूट ने क्या किया? उसने एब्जॉर्ब करी हीट सोल्यूशन से। ठीक है, टेम्परेचर क्या हुआ? टेम्परेचर डाउन हुआ। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो? उसको टेम्परेचर दे रहे हो एक्सटर्नली, तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। सोल्यूशन कैसा है? सोल्यूट के मिलने पे एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड होगा या डिसॉल्व होगा। ठीक है, और सेम चीज यहाँ पर उल्टी हो रही है कि जैसे कि हम रिलीज हो रहा है, डिसोल्यूशन पे एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगा? सॉल्युबिलिटी रिड्यूस करेगा। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे क्या होता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। ठीक है, लेकिन सॉलिड्स पे तो नहीं होता, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस पे प्रेशर का बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैनी गैसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर एट हाई प्रेशर, मैनी गैसेस डिसॉल्व्ड इन वाटर और गेट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर एट वेरी हाई प्रेशर। तो ये चीज तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सर बहुत गैसेस बहुत हाई प्रेशर पे डिसॉल्व होती है वाटर में, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि नाइट्रोजन ये बहुत हाई प्रेशर पे डिसॉल्व होती है पानी में, है ना। अब इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आए हेनरी। हेनरी ने प्रेशर और सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया, प्रेशर और सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया, जिसको हम जानते कैसे हैं? जिसको हम जानते हैं सर हेनरीज लॉ के माध्यम से, हेनरीज लॉ। तो व्हाट डिड हेनरी सेड वाज, हेनरी सेड कि द solubility of a gas, the solubility of a gas in a solvent is directly proportional to the pressure। ठीक है, is directly proportional to the pressure of the gas, that is called Henry's law। तो प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में उसने क्या रिलेशन दिया कि the
ऐसा लिख लो, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर तुम्हारा जो सॉल्युबिलिटी है ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये देखो, द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas. This is what Henry said. ठीक है, अब हेनरी ने अपने जो फॉर्मूला दिया उसको जो हम जानते हैं वो इस फॉर्म में जानते हैं, that is the mole fraction of gas in a solution is proportional to the partial pressure of gas over the solution. ठीक है, यानी कि जो पार्शियल प्रेशर है गैस का वो किसके प्रोपोर्शनल है सर, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये बात करी हेनरीज ने, और हेनरीज ने अपना प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर यहाँ पर अपना हेनरीज कांस्टेंट दिया इनटू काई, यहाँ पर अपना हेनरीज कांस्टेंट दिया इनटू काई, वेयर दिस kh इज कॉल्ड हेनरीज कांस्टेंट। ओके, this kh is called Henry's constant and different gases का different kh values होती है at same temperature. ठीक है, and important point is kh is a function of nature of gas. बात समझ में आई, kh is a function of nature of gas. अब हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस, ये एप्लीकेशंस अपना यूज कभी कभी क्वेश्चनों में पा लेते हैं। सो पहला एप्लीकेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। देखो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे CO2 एब्जॉर्ब नहीं होती, तो CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें हाई प्रेशर पर बॉटल सील्स करनी पड़ती है। जो सोडा और कोक बोतल में पिस की आवाज आती है ना, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 एट हाई प्रेशर। गॉट इट। फिर स्कूबा डाइवर्स, या स्कूबा डाइवर्स में ना एक डिसीज होती है दैट इज कॉल्ड बेंड्स। ये बेंड्स की बीमारी है। अब बेंड्स की बीमारी क्या है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना गाइस, ये जब पानी के नीचे जाते हैं, ये जब पानी में जाते हैं ना स्विमिंग करने, ये रहा पानी, तो ये जब पानी में स्विमिंग करने जाते हैं तो सीधे घुस जाते हैं नीचे। अब क्या है, पानी क्या है, ये हाई प्रेशर है सर, ये देखो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर का क्या है, रो जी एच होता है ना फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच पड़ा होगा, तो जितनी ज्यादा हाइट उतनी ज्यादा प्रेशर। और हम लोगों को पता है नाइट्रोजन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे तो बॉडी में डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन एट हाई प्रेशर नाइट्रोजन गेट्स डिसॉल्व्ड इन ब्लड। ठीक है, नाइट्रोजन गेट्स डिसॉल्व्ड इन ब्लड। तो जैसे ही ये लोग नीचे जाते हैं स्कूबा डाइवर्स, ठीक है, एक ग्रेटर डेप्थ में, तो इनकी बॉडी में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या होता है, नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो लेकिन फिर ये जैसे ही अगर फटाफट से बाहर आ जाए तो वो नाइट्रोजन क्या है, बाहर निकलने लगेगी। द नाइट्रोजन वुड गेट लीक, द नाइट्रोजन गेट्स लीक्ड फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, सो टू अवॉइड दिस दे कम आउट ग्रेजुअली। ठीक है, दे कम आउट ग्रेजुअली। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रेशर का रिडक्शन होगा और धीरे धीरे जो नाइट्रोजन डिसॉल्व थी वो धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। नहीं तो एक साथ बाहर आएगी और पता चला भगवान को प्यारे हो गए, है ना, तो RIP लिख रहे होंगे कमेंट सेक्शन में उनके लिए। ठीक, तो स्कूबा डाइवर्स ये काम करते हैं। तो लिखा है मेडिकल कंडीशन को कहते हैं बेंड्स, और ये पेनफुल एंड डेंजरस लाइफ, मतलब दर्दनाक मौत कॉज करती है। चलो ठीक है, फिर एक हाई एल्टीट्यूड पे हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है तो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रहती है, तो यहाँ पर लोग अपने साथ वो ऐसे ना सिलेंडर लगा के जाते हैं। ठीक है, ऐसे सिलेंडर लगा के ये हाई पहाड़ों पे माउंटेनियरिंग करने जाते हैं। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी बेकार है लेकिन समझ जाओ। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट जानते हैं। ठीक है, जनरल सी बात है, solubility of gases in liquid decrease with rise in temperature। मतलब अगर मैंने O2 H2O में डिसॉल्व है, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, देखो सोल्यूशन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स में मोर एनर्जी आएगी और वो यहाँ से ब्रेक फ्री होना चाहेंगे, फ्री होके क्या आएंगे, एटमॉस्फेयर में। ठीक है,
तो यही बात कह रहा है कि solubility of gases in liquid decrease with increase in temperature। ठीक, सिंपल सा था, ये सब पढ़ लेना खुद ही। अब पढ़ते हैं किसके बारे में? अब पढ़ते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, दैट इज योर राउल्स लॉ। ठीक, so what does Raoult's law say was, what does Raoult's law says कि Raoult's law एक volatile solution के लिए एक रिलेशनशिप दी है उसने। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप दी है किसके लिए सर? वोलेटाइल सॉल्यूशन के लिए, वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। क्या रिलेशन दी है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। कि एक सॉल्यूशन है किसका? वोलेटाइल कंपोनेंट का, तो उसकी एक रिलेशन दी है कि पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन के। अब वहां से उसने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया और उसने एक कांस्टेंट लगाया, जैसे कि P1 नॉट x1। ये P1 नॉट क्या है? कि प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एट द सेम टेम्परेचर। मतलब ये पार्शियल, ये भी प्रेशर ही है। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट सेम कंपोनेंट एट दैट सेम प्रेशर। सिमिलरली फॉर कंपोनेंट 2 व्हाट वी गॉट वाज P2 लिख दिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो टोटल प्रेशर होता है वो P1 P2 के बराबर होता है। तो हमारे पास P टोटल क्या मिला सर? P टोटल मिला ये फॉर्मूला। ठीक है, वी गॉट दिस एज P टोटल। ठीक, अब हमें पता है सर अगर दो कंपोनेंट है तो chi1 प्लस chi2 इज इक्वल टू 1, कि मोल फ्रैक्शन तो पूरे कंपोनेंट का 1 ही रहेगा। तो यहाँ से chi1 की वैल्यू क्या निकली? 1 माइनस chi2, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, प्लस chi2 P नॉट, फिर हमने ब्रैकेट्स खोल दिए, कॉमन फैक्टर्स ले लिया और एक तरफ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है किसके बीच में? वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, है ना। कि पहला कंपोनेंट का देखो इनिशियली क्या था? इनिशियली क्या था? पहले कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम थे, दूसरा कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन एज एंड व्हेन वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है, एज एंड व्हेन वेपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में बदला और chi1 के मोल्स हो गए 0, chi2 के मोल्स हो गए मैक्सिमम। ठीक है, प्रेशर कैसे वेरिएट किया सर? पहले प्रेशर था, देखो इनिशियली P1 प्रेशर था। ठीक है, किसका? chi1 का। तो P1 का प्रेशर डिक्रीज होता गया। सर इनिशियली P2 प्रेशर था, किसका? chi2 का। तो chi2 का प्रेशर, chi2 था ही नहीं तो क्या प्रेशर लगाएगा? तो उसका प्रेशर 0 था। ठीक है, एज एंड व्हेन chi2 गेट्स फॉर्म्ड, इट्स प्रेशर ग्रेजुअली इंक्रीजेस एंड रीचेस अ मैक्सिमम लेवल दैट इज P2 नॉट। ठीक है, और पूरे प्रेशर का पार्शियल, पूरे प्रोसेस का पार्शियल प्रेशर क्या है? P1 प्लस P2, दैट इज ये स्ट्रेट लाइन जो आपको दिख रही है। ठीक है, ये ऊपर की जो स्ट्रेट लाइन जो आप लोगों को दिख रही है दैट इज P1 प्लस P2। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम लोग बात करते हैं, राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। अब देखो हेनरी ने क्या बोला था? जो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है, या जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है सर? सॉल्युबिलिटी के, है ना। और यही इसने क्या बोला? ठीक है, यही हेनरी ने आगे चल के अपनी स्टेटमेंट को क्या बोला कि जो प्रेशर है सर वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल, वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है इनटू KH। KH इज हेनरीज कांस्टेंट। और राउल्स लॉ ने क्या बोला? कि सर जो पार्शियल प्रेशर है वो भी किसके प्रोपोर्शनल है सर? मोल फ्रैक्शन के इनटू प्योर कंपोनेंट के प्रेशर का, इनटू P1 नॉट। अब देखो ये KH और ये P1 नॉट, ये कांस्टेंट देखो बच्चा सेम ही है ना, ये कांस्टेंट सेम ही है। तो तभी हम कहते हैं राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, तभी हम इसको राउल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ ही कहते हैं, क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट ही है। ठीक, अब ये हो गई आधे घंटे की वीडियो। नेक्स्ट आधे घंटे की वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन
और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को जानेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।